बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 13 का लास्ट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला आर्टिकल है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, वो पिगमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसों की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हों, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अमूमन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। वैसे तो और भी पिगमेंट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट में भी होते हैं, लेकिन मैमल्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पर दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। एक को कहते हैं हीमोग्लोबिन और दूसरे कहते हैं मायोग्लोबिन। ये दोनों प्रोटीन हैं। अच्छा, जहाँ तक पिगमेंट का ताल्लुक है, ये हम पढ़ेंगे, पढ़ लिया था 11th चैप्टर में। कलर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पिगमेंट्स। तो कोई भी कलर सब्सटेंस जो होता है वो पिगमेंट ही कहलाता है। तो पिगमेंट जो गैसों की तरसील में होते हैं, दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दो हैं, एक हीमोग्लोबिन है, एक मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आमतौर पर लोकेशन के हवाले से हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड के अंदर इसकी लोकेशन ब्लड में है और ब्लड में ये आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, आरबीसीज। जबकि मायोग्लोबिन जो है ये मसल में पाया जाता है और इसको मसल मायोग्लोबिन भी कहते हैं। मसल मायोग्लोबिन, सॉरी, मसल हीमोग्लोबिन, मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको। दूसरा नाम इसका याद रखेंगे, मसल हीमोग्लोबिन। इनके डिफरेंस क्या होते हैं? पहला डिफरेंस ये है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है। हमने ये बात दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी। 4 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अगर मायोग्लोबिन को देखा जाए तो ये सिंगल चेन पर मुश्तमिल होते हैं। यानी अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो ऐसे ये 2 चेन, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, जबकि इसकी सिंगल चेन होती है। तो एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा, जैसे कि आपने 11वें चैप्टर में पढ़ा था क्लोरोफिल, वो भी एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल की तरह ये भी, इसका मेन पार्ट जो होता है हीम ग्रुप होता है। तो इसके हीम ग्रुप 4 होते हैं, यानी हर चेन एक हीम ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो ज़ाहिर 4 हीम ग्रुप होते हैं। तो हीम ग्रुप का जो सेंट्रल एटम है वो आयरन होता है यहाँ पर। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 हीम ग्रुप, तो 4 आयरन एटम। तो इस वजह से ये 4 आयरन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। यानी इसमें आयरन Fe जो एटम होते हैं वो 4 होते हैं। जबकि यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका एक हीमो ग्रुप होता है, हीम ग्रुप होता है। तो एक आयरन एटम ये रखते हैं, एक आयरन एटम। यानी फ़र्क हो गया, ये 4 आयरन एटम रखते हैं, ये एक आयरन एटम रखते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इसमें 4 आयरन एटम है और इसमें एक आयरन एटम है। तो ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि इसमें चूँकि एक आयरन एटम होता है तो ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक फ़र्क ये हो गया, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए है, ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इसका बुनियादी किरदार है। आपको पिछले टॉपिक में बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का फार्मूला याद होगा आपको। ये उस फार्म में टिश्यूज़ तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू और वहाँ पर ये टूटता है और ऑक्सीजन देता है।
ये जो है ना, ये मायोग्लोबिन ये इंटरमीडिएट का काम करता है। यानी यूँ समझ लें कि 3 सब्सटेंस होते हैं, 3 समझ लो कि साइट्स होती हैं, एक ब्लड, एक जो है ना मायोग्लोबिन और एक टिश्यू। ब्लड, मायोग्लोबिन और टिश्यू। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जाती है मायोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन जो है ना टिश्यू को पहुंचाता है। तो ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का काम करता है। अमूमन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उस वक्त रिलीज़ करता है जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर या इससे कम हो। जो ही 60 मिलीमीटर या इससे कम होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को दी जाएगी। जबकि ये 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर जो है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसमें 75 टाइम ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी होती है, जबकि इसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंबाइन करने की एफिनिटी जो है ना पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है कंबाइन करने की, ये 75 गुना रखता है। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रखिएगा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर नहीं करता, ये स्टोर करता है, ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर करता है। और ये बात हम अगले डाइविंग रिफ्लेक्स में भी ये बात डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर स्टोरेज एबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, इसके अंदर स्टोरेज एबिलिटी नहीं होती। ये एक सिंपल सी मैंने फिगर बनाई है, इसमें 4 चेन्स हैं जो ग्लोबुलर फॉर्म में है। तो ये जो रेड वाली फिगर है, पॉइंट मैंने बताया है, ये आयरन एटम है। क्योंकि 4 चेन है तो 4 हीम ग्रुप होंगे, 4 आयरन एटम होंगे, 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ये सिंगल चेन है, इसमें ये ब्लैक वाला आयरन एटम है, तो ये 1 हीम ग्रुप रखता है, तो 1 ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। चलिए, अगला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डाइविंग रिफ्लेक्स। डाइविंग कहते हैं गौता लगाना, रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स हर उस एक्टिविटी को कहा जाता है जो किसी भी स्टिमुलस पर जानदार का जो रिस्पांस होता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। जो यानी जो खुद ब खुद रिस्पांस ज़ाहिर हो किसी स्टिमुलस की वजह से, कि जो ही वो स्टिमुलस एक्ट करे और जानदार उसका रिस्पांस दे, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है डाइविंग रिफ्लेक्स। यानी ये उन जानदारों की खासियत है डाइविंग रिफ्लेक्स पैदा करना जो पानी में गौता लगाते हैं, पानी में 2 घंटे 3 घंटे रहते हैं। तो समुद्रों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो वो एक्वेटिक एनिमल जो सिटेशियंस होते हैं, सिटेशियंस। अब सिटेशियंस हम कहते हैं गौता लगाने वाले, यानी ये पानी पर रहते हैं, सांस लेते रहते हैं हवा से डायरेक्ट। तो फिर जब ये पानी की गहराई में जाते हैं तो फिर जो है ना ये इनके अंदर रिफ्लेक्स, डाइविंग रिफ्लेक्स पैदा होता है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं। तो यानी इसको यूँ कह रहे हैं कि ताज़ा हवा लेने वाले हैं ये, लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ करते हैं जिसकी बुनियाद पर ये इतने टाइम पानी में स्टे कर सकते हैं बग़ैर ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की कम मिकदार। अब वो तब्दीलियाँ कौन सी होती हैं? दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। अब उन रिफ्लेक्सेस का ताल्लुक है डाइविंग। जो ही ये डाइव करेंगे ये रिफ्लेक्सेस इनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। कुछ करैक्टर्स आप इनके बारे में ज़हन में रखें। ये जो सिटेशियंस हैं, गौता लगाने वाले जानवर, इनमें एक तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इनके बॉडी वेट से ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बॉडी वेट से इनका ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई।
क्यों ज़्यादा होता है? ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि इन्होंने पानी में बग़ैर सांस के रहना है। तो इस वजह से जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना इनमें ऑक्सीजन का स्टोरेज ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का बैंक ज़्यादा होगा। तो इस वजह से नेचर ने इनके अंदर ब्लड की रेशो ज़्यादा रखी हुई है। दूसरी बात, इनमें एक प्रोटीन पिगमेंट मायोग्लोबिन भी इनके मसल के अंदर पाया जाता है। अब ये फिर अगेन वही बात हो गई कि मायोग्लोबिन का काम अभी हमने बताया है स्टोर करना है, तो ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए ये अपने अंदर मायोग्लोबिन रखते हैं। तो ये मायोग्लोबिन और ब्लड की ज़्यादा मिकदार की वजह से ये मैक्सिमम ऑक्सीजन का बैंक अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब आते हैं जी मैकेनिज़्म पर। जब ये डाइव करेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, तो इनमें क्या होगा? पहली बात, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्रीदिंग स्टॉप होना भी समझ आता है कि जब इन्होंने पानी में जाना है तो ताज़ा हवा तो नहीं होती वहाँ पर पानी के अंदर, वो तो वाटर है। तो इस वजह से ये अपने ब्रीदिंग के अमल को स्टॉप कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो। दूसरी बात, ऑक्सीजन और एनर्जी कंजम्पशन ये डिक्रीज़ कर देते हैं। मोस्टली अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और एनर्जी का मतलब मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होना है, वो इसको काफ़ी हद तक अपने बॉडी के अंदर रिड्यूस कर देते हैं। तीसरी बात ये होती है कि इनके ब्लड मोस्टली ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई या तो लिमिटाइज कर दी जाती है या फिर ब्लड को जो है ना रीसर्कुलेट कर दिया जाता है मॉडिफाई करके। चंद ऑर्गन्स को जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, जैसे ब्रेन और हार्ट, ये वो ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी एनॉक्सिया, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एनॉक्सिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑर्गन जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको तो ब्लड सप्लाई रखी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो ऑर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं या बग़ैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं, उनको ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाती है। जैसे गट है, जैसे स्किन है, स्किन के मसल्स हैं, इनको ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दी जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी को, एनॉक्सिया, बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक और तब्दीली ये पैदा करते हैं कि अपने मसल्स के अंदर ना ये एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल शिफ्ट कर देते हैं एनएरोबिक। अगेन वही बात है कि एनएरोबिक में लाने का मकसद यही होता है ताकि ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है उसको कम से कम किया जाए ताकि ये वहाँ पर आसानी से रह सके। तो ये एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, वो है लंग्स की कैपेसिटी। हमारे फेफड़ों की कितनी कैपेसिटी होती है? सिंपल सा इसका एक पॉइंट तो ध्यान में रखें कि हमारे फेफड़ों के अंदर ना 5 लीटर कैपेसिटी होती है, यानी एक एडल्ट आदमी के अंदर उसके लंग्स में 5 लीटर हवा समा सकती है, ऑक्सीजन आ सकती है। 5 लीटर, 5 किलो कह लें आप। जबकि हम रेस्ट हालत में जब होते हैं तो रेस्ट हालत में फिर ज़ाहिर बात है यही चीज़ चलती रहती है कि 5 लीटर गुंजाइश है, 3.5 लीटर का तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं, 3.5 लीटर का हम एक्सचेंज करते रहते हैं। जबकि 1.5 लीटर जो होता है वो मुस्तकिल तौर पर हमारे लंग्स में मौजूद रहती है। यानी आपने एक पॉइंट ज़हन में रखना है कि लंग्स कभी खाली नहीं होते। कैपेसिटी है 5 लीटर, जिस तरह गिलास होता है ना, उसमें आधा लीटर पानी आता है, आधा लीटर ही उसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें 5 लीटर गुंजाइश होती है, 5 लीटर हमारे फेफड़ों के लिए गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं, ये नहीं हो रहा होता कि 5 लीटर ले रहे होते हैं 5 लीटर निकाल रहे होते, नहीं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक एक्सचेंज हो रही थी हवा, जो एक्सचेंज हम कर रहे होते हैं वो 3.5 लीटर होती है, 3.5 लीटर हवा हम एक्सचेंज करते हैं। जो हवा मुस्तकिल तौर पर हमारे बॉडी में यानी लंग्स में रहती है
वो स्टेल एयर होती है और वो होती है 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर मुस्तकिल हमारे लंग्स के अंदर हर वक्त मौजूद होती है। कभी भी हम जो है ना हमारे फेफड़े खाली नहीं होते। अच्छा, नॉर्मल जो रफ्तार होती है सांस लेने की रेस्ट हालत में, रेस्ट हालत का मतलब होता है जैसे आप बैठे हुए सुकून के साथ, सोए हुए सुकून के साथ, तो उस वक्त आप 15 से 20 टाइम जो होते हैं पर मिनट सांस ले रहे हो। जब आप एक्सरसाइज में होते हैं तो एक्सरसाइज में आपकी ये रफ्तार जो होती है बढ़ जाती है, वो हो जाती है 30 टाइम पर मिनट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे, टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक्सचेंज कितना अमाउंट में हम कर रहे होते हैं, और रेजिडुअल का मतलब समझ लें। रेजिडुअल का मतलब जो चीज़ बच जाए, जैसे मैंने अभी गिलास की मिसाल दी है, आप गिलास में पानी रखते हैं और उसको उंडेल देते हैं, गिरा देते हैं, तो वो पानी जो उसकी दीवारों के साथ लग गया वो रेजिडुअल है। जो रह जाती है, जो बाहर नहीं जा पाती, उसको कहते हैं रेजिडुअल, और रेजिडुअल जो होती है वो 1.5 लीटर होती है। अच्छा जी, अब एक लास्ट पॉइंट है, वो है एयर कंपोजिशन, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमारी जो सांस की लेने और देने के अमल के दौरान जो कंपोजिशन होती है हवा की, वो क्या होती है। ये एक टेबल दी गई है इनहेल और एक्सहेल एयर का कंपेयर करने के लिए। अब इसको समझने से पहले आप ये ज़हन में रखिए कि हवा के अंदर जो हम ले रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हम हवा ले रहे होते हैं उसमें एक तो ऑक्सीजन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन होते हैं, एक वेपर्स होते हैं। अब आप कहेंगे डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो हमारे फेफड़े जो होते हैं उसको फिल्टर कर देते हैं, ये चीज़ें हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं। ये हवा की कंपोजिशन है जो हम सांस में ले रहे होते हैं। आपको पता है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, जबकि नाइट्रोजन 78 से 79% होती है। वेपर्स ये वेरिएबल होते हैं, ज़ाहिर बात है हम सांस एक ही जगह पर मुस्तकिल नहीं ले रहे होते, कभी हम खुश्की पर, कभी हम ड्राइनेस कंडीशन पर, कभी हम जो है ना रूम में, कभी जो है ठंडक में, कभी हम गर्मी में सांस ले रहे होते हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं, जो हम हवा ले रहे होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। अब जो हम सांस निकालते हैं उसमें जो है ना क्या डिफरेंस आता है। जो आप एक्सहेल करते हैं आपकी ऑक्सीजन 21% थी, 4% यूज़ हो जाएगी, 5% यूज़ हो जाएगी और 16% जो होगी वो एक्सहेल, यानी आप हर ब्रीथ पर 5% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जो ले रहे हैं वो है 0.04%, लेकिन जो निकाल रहे होते हैं वो होती है 16%। अच्छा, नाइट्रोजन जो होती है वो 79% होती है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना हम निकालते हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, जो वेपर्स होंगे ना, जो वेपर्स हम ले रहे होते हैं, यानी जो हम सांस ले रहे होते हैं वो तो वेरिएबल है, लेकिन जो हम निकाल रहे होते हैं सांस, उसमें हमेशा वेपर्स जो होंगे सैचुरेटेड होंगे। जैसे इसको आप बिल्कुल सर्दियों में देख सकते हैं, शीशे पर आप फूंक मारें तो उस पर वेपर्स आ जाएंगे, तो हमारे सैचुरेटेड एयर जो होती है वो हम सांस निकाल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके MCQs आपके बोर्ड वाले पेपर में भी इस दफ़ा पिछले साल से इसको इंक्लूड कर दिया है टेस्ट में, और साथ ये MDCAT के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो है ना तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है और अच्छे तरीके से आपने टेस्ट देने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।